हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का लाइव मॉक जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एम्बिशन मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करता हूँ। इसमें आपको सीखने की ज़रूरत है क्या? अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें शॉर्ट तरीके से, है ना। कई बार हम यूनिट डिजिट से आंसर निकालते हैं, कई बार हम ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाती हैं, वो सब आपको सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो इससे पहले जो हमने मॉक लगाया था वो लगाया था फाइनल काउंटडाउन मेगा लाइव टेस्ट 2, जिसका रिजल्ट आ चुका है। उसमें हमारी 8th रैंक आई है और इसके जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे वो हम इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है जी। तो वहाँ से आप देख लेना हमारा कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो आज हमें लगाना है एम्बिशन मेगा लाइव टेस्ट। तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए। नेक्स्ट, हिंदी क्लिक, आगे बढ़ते हैं। चलिए रीजनिंग से ही शुरू करते हैं ना। दाब का पास्कल होता है मात्रक, क्षमता का वोट प्रदीप्ति का, इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। ल्यूमिनेंस का वर्क का जूल होता है, ये तो गलत है। तीसरा पावर का वॉट होता है, ये एक्सचेंज करके एक दूसरे में दे दिया। प्रदीप्ति का लक्ष्य होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 40, ये क्या हो रहा है भाई? इसमें एक बार मार्कर लाते हैं अपना। इसमें तो इंटू का लॉजिक है क्या? इंटू 1, बट यहाँ पे इंटू का लॉजिक लग तो नहीं रहा। एक बार डिफरेंस चेक करते हैं इनका कितना है इसमें। 58 68 78 18 +18, इसमें कितना हो रहा है? 80 4 +4 24, इसमें +30। तो 6 6 के गैप पे प्लस होता जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे 0, फिर 6, फिर 12 और फिर 18, फिर हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पे 0 प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस करेगा तो 46 आएगा, फिर 12 प्लस करेगा तो 58 आएगा। बिल्कुल ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विषम अक्षरों का चयन करना है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप लास्ट वाले पेयर से चेक करें, शुरू वाले पेयर्स को चेक करने में टाइम खराब ना करें। तो WXY +2, PQR +2, LMN +2, CD +1, आ गया ना आंसर। कई बार हो सकता है शुरुआत वाले पेयर में ही विषम हो, लेकिन मोस्टली वो एंड वाले पेयर में ही डालता है, तो शुरू में चेक करने में टाइम खराब होता है। इसलिए आप केवल लास्ट के पेयर्स को, दो को पहले चेक करें। ठीक है, उसके बाद आगे वाले को चेक कर ले। अगर ना आए आंसर तो इसमें क्या आया था हमारा? CD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सादृश्यता इधर, ये है, ये क्या होगा? तो ऊपर वाला बीच में आ गया है और ये वाला जो यहाँ पे बीच में है, वो नीचे आ गया है। तो इसमें त्रिभुज बीच में आ जाएगा। त्रिभुज बीच में कहाँ पे है? यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। त्रिभुज बीच में है और ये जो ये वाला है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल जो है वो नीचे आ गया 3 बार। तो सेकंड वाला ही ठीक लग रहा है। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो यही वाला सेकंड वाला आंसर होगा। चलिए इसमें क्या है भाई? एच से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है पता नहीं। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 नहीं होंगे इसमें, शायद 18 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें 19 दे रखा है इन्होंने, तो इसको हम बांट तो नहीं सकते। तो आप क्या करो, एक बार देखना डायरेक्ट सीरीज तो नहीं बन रही। कई बार क्या होता है ABCDEFG ऐसे ऐसे दे देता है। तो इसमें आप टाइम खराब नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको ऑप्शंस को ही पुट करके देख लेते हैं। भाई हमारी अप्रोच तो ये रहती है कि भाई शुरू वाले को और एंड वाले को देखो कि H से शुरू हो रहा है, एंड में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उस हिसाब से देखते हैं। फिर ये रहता है कि भाई 18 होते तो हम बराबर बराबर बांट देते, 20 होते तो बराबर बांट देते,
फिर उस हिसाब से बनाते। बट इसमें आप सीधा ऑप्शंस को पुट करके देखो क्या कोई सेंस बन रहा है क्या। जैसे मैं इसको पुट करता हूँ, यहाँ पे एम आ गया, तो HIMK, फिर IJKK, HIMK IJKK, JLNM। ये तो मुझे नहीं लग रहा कुछ लॉजिक बन रहा है। नेक्स्ट वाले को पुट करते हैं, HILK, HILKII, HILKII, KJJ, ठीक है, LMM, ठीक है, हो सकता है। फिर I या LJM और KLML, ये भी नहीं लग रहा कोई सेंस, मतलब सेंसेबल लॉजिक, वो एक पैटर्न नहीं दिख रहा ना, वो पुट कर करके देखना है इसमें। और कोई दूसरा तरीका मुझे लग नहीं रहा इसका। HINK, IJKM, JOJM, KKMJ, LMO, ये भी मुझे लग नहीं रहा कुछ खास। HIJK, IJKL, JKLM, KL, KLMN, LMN, ये लग रहा है लॉजिक। ये कुछ सीरीज बना रहा है, जैसे HIJK बिल्कुल फ्लो में बनाया, फिर IJKL, H के बाद IJKL, I के बाद JKLM, और फिर M के बाद HIJK। अब यहाँ पे आएगा KLMN, K के बाद L। बहुत ही गंदा लॉजिक इन्होंने दिया है। बाकी अगर शुरुआत में आपको शुरू से एंड से नहीं दिखता लॉजिक, और ना ही इस तरीके से दिया हो ना, तो आप टाइम खराब मत करो, सीधा वहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके देखो लॉजिक या कोई पैटर्न बन रहा है क्या। ठीक है, बाकी ये बहुत अच्छा सवाल था। इसमें क्या है भाई, एक एक चीज़ को देखो पहले कैसे मूव कर रही है। ये यहाँ पे चली गई, फिर नीचे आ गई, अब इधर आ जाएगी कोने में, यहाँ कोने में, यहाँ पे भी, सभी जगह कोने में है। अब ये दो बिंदुओं को देखो, ये ऊपर गया खड़ा हो गया, फिर साइड में बैठ गया, फिर नीचे यहाँ पे आएगा, दो खड़े हो जाएंगे बिंदु, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ये नहीं हो सकता, एक बार इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। चार ऑप्शन दिख गए ना अब ठीक है। तो भाई यहाँ नहीं हो सकता, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, मतलब खड़े हैं दो बिंदु। नेक्स्ट क्या देखना है इसमें, ये तीन बिंदुओं का कैसे चल रहा है क्रम। पहले ऐसे है, फिर ये घूम के ऐसे हो गया, पहले ऐसे है, फिर घूम के ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया, फिर घूम के ऐसे हो गया, अब ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे इसमें आएगा। इसमें तो ऑलरेडी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है केवल ये। नहीं 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 नहीं, 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 ये होगा ये ऐसे, फिर ऊपर की तरफ उठ गया, पहले ऐसे था, फिर ऊपर की तरफ उठा, फिर राइट में ये राइट वर्ड ऐसे हो रहा है, ये ऐसे घूमा तो बैठ गया, अब ये ऐसे घूमा तो नीचे आ गया, अभी ऐसे घूमेगा तो ऐसे आ जाएगा, और ऐसे 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 इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ ठीक है जी, ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे। कहाँ गया ये रहा, उठा, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा शायद। ऐसे था, फिर इधर की साइड घूमेगा तो ऐसे आएगा, हाँ हाँ हाँ, ये होगा आई थिंक फोर्थ नंबर ऑप्शन। चलिए, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। पहले 5 है, चेक ही नहीं करना, फिर 4 है, चेक ही नहीं करना। अब 3 2 3 2, तो 3 और 2 में से पहले कौन सा आएगा, CONTENS। एन और एस में से पहले कौन सा आता है, एन आता है, तो 2 पहले आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब इसके बाद 2 आ गया, अब देखना है 3 और 1 में से पहले कौन सा आएगा, 3 और 1 में से पहले कौन आएगा, TTEE। एक्स और एस, एस पहले आता है तो 3 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। एक बार उसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा था, अभी मेरे को डाउट हो रहा है, एक बार
दोबारा से देख लेते हैं, गलत ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारा सेकंड आ रहा था, फिर फोर्थ ऐसे था, फिर ये ऐसे घूमा, तो ये ऐसे खड़ा हो गया, फिर घूमा और फिर घूमेगा, तो ये ऐसे आएगा। तो ये ऐसे इसमें आ रहा था ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें खड़े नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा तो सेम टू सेम यहीं पे है ना। इसको घूमाने के बाद ऐसा आएगा ये, फिर ऐसा आएगा फोर्थ वाले पे, 4 बार घूमेगा ना, तो यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार समूह बनाती है, चयन करना जो संबंधित नहीं है। क्या है भाई, देखो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 4 6, 3 और 3 6, 3 3 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है। ये 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाकी सब 6 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या पूछा, फॉरवर्ड का बताना है, फॉरवर्ड का बताना है। फॉरवर्ड देखो भाई कहाँ पे है, यहाँ पे है फॉरवर्ड। और कहाँ पे है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यूकम है, यूकम दिख रहा है कहीं पे, यूकम, यूकम ये रहा। इसमें मस्त अलग है और इसमें फॉरवर्ड अलग है, दो शब्द एक जैसे हैं। तो इट मीन्स कि इसके 3 जो कोड हैं, इनमें से 2 तो मैचिंग मैचिंग होंगे। जैसे NU KA है, KA है, बिल्कुल है, इसमें भी है। अब यहाँ पे CO अलग है और यहाँ पे BA अलग है, तो ये BA होगा मस्ट का और ये CO होगा फॉरवर्ड का। क्योंकि 2 शब्द तो सेम है, तो दोनों के लिए कोड भी सेम होगा। एक एक शब्द अलग है, तो उनके लिए कोड भी अलग अलग है। तो क्या हो गया इसका आंसर, CO, NUKACO। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ABCD+3, JKLM+3, NOPQ+3, PQRS+3। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। TUVW, S के बाद W, +3 +3 हो रहा है ना। अब यहाँ पे पहले नंबर्स को देख लेते हैं ना, नंबर्स देखना आसान होता है। 1 2 2 6, यानी 1 × 2, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। तो 120 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब EFGH+3, HIJK+3, KLMN+3, NOPQ। तो Q यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर D में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है भाई 14 आ गया 28 से, फिर 14, फिर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आधा हो रहा है, ×1 × 1.5, 14 7 21, बिल्कुल। देखो इसमें ना, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे मैंने देखे बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो उसमें जब एक शब्द 2 बार, सॉरी, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, हम्म, हम्म, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें ना, और ऊपर से पहला जो नंबर था ना, दूसरा वाला उससे छोटा है, और फिर उसके जैसे ये सेम है, मतलब 28 का आधा है पहले 14, और फिर 14 ही है। तो इसमें मोस्टली लॉजिक लगता है ×5, ×1, ×2, ×1.5, ×2, मतलब 0.5 के गैप से इंटू करता है ये आपने सीरीज बहुत बार देखी होगी, एग्जाम में बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको चेक कैसे करना है, ये दोनों रिपीट हो रहा है, उससे पहले ही आधा है इसका। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 से इंटू, फिर 1 से, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, अब 3 से हो जाएगा, तो 315। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों को, अब संख्याओं को नहीं बोल रहा, इसने कहा है डिजिट्स को चेंज करना है। तो 7 की जगह 8, 8 की जगह 7 रख के देखो, पहले चेक कर लो डिवाइड हो पाएगा क्या। यहाँ मैं 7 रख दूँ और यहाँ 8 रख दूँ, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 17 पंजे 85, तो ये 5 आ गया, प्लस 51 गुना 8 की जगह क्या रखना है 7, माइनस 8 की जगह 7, 72, बराबर 87। हो सकता है क्या 7 पंजे 35, ये तो 350 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 87 कैसे हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। सेकंड वाले को रख के देखते हैं, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1। तो अगर मैं 5 की जगह 1 रख देता हूँ और 1 की जगह 5 रख देता हूँ, ये 58 71 को कंप्लीटली काट पाएगा क्या, नहीं, तो मैं सेकंड वाला पुट ही नहीं करूंगा। भाई आंसर तो कंप्लीट आ रहा है ना, फ्रैक्शन में थोड़ी आ रहा है, तो इट मीन्स कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सेकंड वाला भी मुझे नहीं लगता होगा। थर्ड वाले पे चलते हैं, 5 की जगह 2, 2 की जगह 5,
तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 18 चौक 72, ये हो सकता है 4 प्लस 5 की जगह 2 रखेंगे, 21 इंटू 8 माइनस 8, 2 की जगह 5, 87 हो सकता है क्या? 4 प्लस 8 दूनी 16, 168, 168, 172 और यहाँ पे है -85, तो 8 दूनी 16, 170, 87 बचेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरे सबमिट कैसे हो रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अभी सबमिट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्मा 117। ये तो देखते ही पता चल रहा है क्या पूछा है इसने, अनुसरण नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। नहीं पूछा है, कई बार क्या बोलता है कि अनुसरण करते हैं, तो इसमें नहीं करते हैं बताना है। तो 19 अट्ठे 152, यही गलत है आई थिंक, ये नहीं करता। बाकी देख लेते हैं, 18 छिक्का 108, 14 सत्ते 98, 17 पंजे 85। तो पहला वाला अनुसरण नहीं करता है इस वाले कोड पे। आपने देखा, देखते ही पता चल गया तुरंत ही, क्योंकि 13 निम्मा 117 दिख ही रहा है आपको सामने ही। एक्स से टी, टी से पी ऐसे करके जाएंगे, तो एक्स से टी पे तो नहीं जा सकते, तो टी से एक्स पे जा सकते हैं ना ऐसे। तो आप ऐसे चलने की कोशिश करो, पी एल से पी पे, एल एम एन ओ पी +4 पी क्यू आर एस टी +4। तो यहाँ से +4 करेंगे तो क्या आएगा, डी ई एफ जी एच। तो एच 3 ऑप्शन में है, ठीक है जी। फिर क्या है, पहले से पहली सीरीज बनती है ऐसे करके, और दूसरे से दूसरी सीरीज बनती है। तो जी से के पे जाएंगे जी, एच आई जे के +4, के एल एम एन ओ +4, ओ पी क्यू आर एस +4, एस टी यू वी डब्ल्यू। तो +4 होगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आ गया। उसके बाद डब्ल्यू आ गया, ऑप्शन ये वाला ख़त्म। फिर आर से एन, जे, आर से एन पे नहीं जा सकते, एन से आर पे आ सकते हैं, तो ऐसे आओ, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन +4 हो रहा है, तो एक्स से +4 क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? चारों, चारों तो दिख नहीं पाएंगे, ऐसे ही कर लेते हैं 3-3 के साथ ही। क्या बोला भाई, पहले तो यहाँ पे बताना है, तो ये आएगा सबसे पहले, तो ऐसे बॉक्स आएगा। तो ऐसे बॉक्स इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये उल्टा बॉक्स दे दिया ना, ये गलत है, नीचे वाला दे दिया। एक बार फोर्थ में देख लेते हैं, क्या पता फोर्थ में भी ना दे रखा हो बॉक्स, फोर्थ में दे रखा है, बॉक्स दे रखा है। थर्ड वाला नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है, इसकी मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे, आप समझ पा रहे, ये वाली मिरर इमेज यहाँ बनेगी, क्योंकि सेम टू सेम है एकदम। तो ये चीज़ देखो पहले, ये वाली जो यहाँ पे ऐसे है ना, ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सब में है क्या? एक बार चेक करते हैं ना नीचे, देखो इसमें नहीं है। तो फोर्थ वाला भी कट, थर्ड वाला ऑलरेडी कट हो चुका था। अब दो में से देखना है, इनमें से क्या हो सकता है। अब हमें इन दोनों में देखना है क्या अलग है, दो ऑप्शन बचे हैं ना, तो अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। इस लाइन का डिफरेंस है, ये ऐसे है और ये वाली इससे लगी हुई है। तो हमें देखना है कि ये लाइन लगी हुई है क्या, नहीं, देखो ऐसे नहीं है, ये लाइन ऐसे है, और ऐसे केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में है। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को लेके आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साइंस को चेंज करना है। अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड रख देता हूँ तो हो पाएगा क्या? डिवाइड हो रहा है क्या इसमें? 23 से 58 डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो मैं इसको रखूंगा ही नहीं, चेक ही नहीं करूंगा। प्लस की जगह इंटू रख देता हूँ, इंटू की जगह प्लस, और प्लस की जगह इंटू। तो भाई ये क्या आ जाएगा, चेक करो, 195 प्लस 13 × 3 = 39 इंटू 58। तो भाई 13 और 58 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 50 आ रहा है ना आंसर, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तीसरे में देखो, प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे तो हो पाएगा क्या डिवाइड, मार्कर, ये प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड रखता हूँ तो 3 58 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 रख के देखो, यहाँ पे डिवाइड रख के देखो, हो पाएगा क्या? 4 × 5 = 20, बिल्कुल हो पाएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है ये। अब डिवाइड की जगह इंटू 3 प्लस 58 माइनस 23, 15, ये हो गया 15 आपका, और ये 58 है, ये माइनस का 23 है, तो 15, 8 माइनस का बचेगा 50। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, अलग वाले की पहचान करनी है। देखो भाई कौन सा अलग है क्या है।
9 और 5 ये दो छोटे नंबर हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि दो छोटे से एक बड़ा नंबर बनेगा। अब 9 और 5 14, 14 का मल्टीपल है क्या ये? 14 एकम 14, 6 84 +2 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 14 एकम 14 +2 नहीं हो रहा। हम्म, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 9 5 45, 45 का मल्टीपल है क्या ये? 9 दूनी 18, 9 3 27, 33, 33 से भी नहीं हो रहा। तो बहुत छोटे छोटे नंबर से एक बार स्क्वायर और क्यूब्स को प्लस करके देखें। 5 की क्यूब 125, 9 की क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर नहीं हो रहा। 5 का स्क्वायर और 9 की क्यूब हो सकता है ना? 25, नहीं नहीं, 9 का स्क्वायर 5 की क्यूब कर देते हैं, 81 100, हाँ ये हो जाएगा। 125, 81, 206 मीन्स यहाँ पे 9 का स्क्वायर और 5 की क्यूब, तो इसकी क्यूब और इसका स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 30 43 है, तो ये नहीं होगा। क्या पूछा? भिन्न। बाकी इसमें चेक करते हैं। 11 का 121 और 3 का 9, बिल्कुल नहीं नहीं, तीन तिया नहीं 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 नहीं, 3 तिया 9 तिया 27 होगा ना। 7 और 1 8, 148, ठीक है। 3 तिया 9 और 64, 6 और 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो इनके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ये सेकंड वाले का स्क्वायर और फर्स्ट वाले का क्यूब करके प्लस करके बीच वाली संख्या आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, चलिए। वृत्ताकार लकड़ी की मेज है, सर्कुलर, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है जी, बना दिया। कितने लोग हैं? 5, 1 2 3 4 5। क्या बोला? एस आर के दाईं ओर बैठा है। आर अगर यहाँ बैठा है तो एस इसके दाईं ओर बैठा है। जी के बाईं ओर बैठा है। जी और के का कोई रिलेशन नहीं है। आर के और एस के बीच में बैठा है। आर के और एस, एस ये रहा तो के यहाँ बैठेगा। के और एस के बीच में आर आ गया। एम जी के बाईं ओर बैठा है। एम और जी यहाँ नहीं दिख रहे, तो क्या क्या छूट गया था हमारा? ये जी के बाईं ओर बैठा है। के बाईं ओर बैठा है, जी यहाँ पे बैठा है। उसके बाद एम जी के बाईं ओर बैठा है। जी के बाईं ओर एम यहाँ बैठा है। बोल रहा है एम और आर के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण छवि, इसको भी ऑप्शन से करिए, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करिएगा? सबसे पहले पता है मिरर इमेज में ई आएगा, तो ऑप्शन में देखो डिफरेंस क्या है। ई नहीं, इसमें नहीं आ रहा ई, इसमें नहीं आ रहा ई। अब चेक करते चलो कि जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज होगी ना उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे एम है, एम है, चेक मत करो। ओ है, ओ है, चेक मत करो। यहाँ एन है या आर है, तो या तो एन आएगा या आर आएगा। अब ये देख लो कि कौन सा प्लेस है, 1 2 3 4। चौथे पे एन आएगा या आर? 1 2 3 4, चौथे पे आएगा आर, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना इन क्वेश्चंस में। चलिए मैथ्स की तरफ चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को एक शंकु में ढाला गया है। आधार का व्यास इतना है, शंकु की ऊंचाई बतानी है। देखो भाई, अर्धगोले को शंकु बना दिया तो उनके वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा ना। तो इसका वॉल्यूम अर्धगोले का 4/3 पाई r³ बराबर रहेगा 1/3 पाई r²h। ये शंकु का वॉल्यूम, ये अर्धगोले का, ये बराबर रहेगा। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 बचा। अर्धगोले की आर क्या है? 7, तो 7 की क्यूब बराबर शंकु की आर क्या है? ये व्यास है 14, तो आर हो जाएगी 7 × 7 × h पूछा है। तो 2 7 से ये 2 7 कैंसिल, नीचे आ जाएंगे ना इसके, तो 7 × 4 = 28, 4/3 पाई r² h। ठीक है, तो h कितनी आनी चाहिए? 28 आनी चाहिए। क्या गलती कर दी हमने? 4/3, अच्छा अच्छा अच्छा, अर्धगोला है ये, तो अर्धगोले का होता है 2/3। गलत कर दिया ना, अर्धगोला है तो अर्धगोले का होता है 2/3, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। एक बेलनाकार टैंक का व्यास 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतने मीटर है। देखो ये चीज अलग है, इसको ध्यान रखना, अभी से ही कैच कर लेना शुरू में। 80 सेंटीमीटर और ये मीटर है, तो ध्यान रखना है क्या है। बेलनाकार टैंक है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर बोल रहा है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये मीटर कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर।
100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। वक्राकार सतह को पेंट करना है, तो वक्राकार सतह मतलब जो साइड वाली होती है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इस वाले क्षेत्रफल को पेंट करना है किससे, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो इंटू 20 कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए 2π22/7 इंटू आर कितना है हमारा, ये व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 0.4 मीटर, है ना, मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, सब कुछ मीटर में है। भाई आर इंटू एच कितनी है, 5.6 इंटू 20, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए का खर्चा आएगा। तो इसकी जीरो हटाओ नीचे, इसकी जीरो हटाओ नीचे, एक जीरो से ये खत्म। अब क्या है भाई, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। नीचे कुछ नहीं है, केवल एक जीरो है और एक के बाद पॉइंट है, लेकिन यूनिट डिजिट अलग है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। केवल यूनिट डिजिट निकाल दो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 अट्ठे 16, 6, 6 चौक 24, 4, 4 दूनी 8, 8, 8 दूनी 16, 6। यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 6 है। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, यूनिट डिजिट से आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, चारकोल पाउडर है, चौक पाउडर है, ईंट पाउडर है, इसका मिश्रण है, इसके रेशियो में, अनुपात में मिश्रण करके बनाया गया है। ठीक है, एक मिश्रण है जिसमें ये तीनों चीजें इस रेशियो में है। इस 50 किलो के मिश्रण में, मतलब ये जो मिश्रण है ये 50 किलो का है, 5 किलो चारकोल पाउडर, 2 किलो चौक पाउडर, 3 किलो ईंट पाउडर मिलाया तो नए मिश्रण का अनुपात बताना है। भाई इसकी वैल्यू इसने 50 किलोग्राम दे रखी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है मुझे, 5 3 8 और 2 10, इसके हिसाब से तो 10 है, बट एक्चुअली में कितनी है 50। तो इंटू 5 कर देंगे तो इनकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इंटू 5 किया तो 10 आ गया, इसमें इंटू 5 किया तो 25 आ गया, और 3 में इंटू 5 किया तो 15 आ गया। क्योंकि 10 रेशियो की वैल्यू 50 दे रखी है ना, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई, तो इसमें मैंने हर एक रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इनका टोटल 50 हो गया, मतलब एक्चुअल वैल्यू ये है उनकी मिश्रण में। ठीक है जी, अब उसने कहा 5 किलो क्या मिलाना है, चारकोल पाउडर, तो 5 किलो चारकोल मतलब पहले वाले में 5 किलो मिलाया तो ये 15 हो गया। दूसरे वाले में चौक पाउडर है ना, हाँ, दूसरे वाले में 2 किलो मिलाया तो ये 27 हो गया। तीसरे वाले में 3 किलो, ये 18 हो गया। अब रेशियो निकालो, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 27, 3 6 18, 9 5, 5 9 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित समय पर एक समान गति से स्टेशन से निकलती है ट्रेन ए। ट्रेन ए एक निश्चित समय पर एक समान गति से स्टेशन से निकलती है। 2 घंटे बाद ट्रेन बी स्टेशन से निकलती है और इतने की स्पीड से समान गति में, मतलब इसी गति में जिस गति में ए जा रही है, बी पीछे से आ रही है, उसी दिशा में चलती है ट्रेन बी। ट्रेन ए को 4 घंटे में पार करती है, इनकी सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड बतानी है। भाई ट्रेन ए को बी पार कर रही है 4 घंटे में, 2 घंटे बाद ट्रेन स्टेशन से निकलती है, ए मतलब 2 घंटे चल चुकी है, तो बी 4 घंटे में पार कर रही है ए को। देखो जब बी ए को 4 घंटे में पार कर रही होगी तो रिलेटिव स्पीड से पार करेगी, मतलब 2 घंटे में ए कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। हमने माना कि ए की स्पीड नहीं दे रखी ना, तो ए की स्पीड अगर एक्स है तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 2 घंटे में, 2x। अगर 2 घंटे में वो 2x चल चुकी है तो ये जो दूरी है ना, इसी को क्रॉस करना है बस, क्योंकि इतना आगे निकल चुकी है, 2 घंटे पहले ही निकल चुकी थी ना वो ट्रेन, तो इतनी दूरी को वो चल चुकी है। तो अगर रिलेटिव स्पीड, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड से एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा, 2x, क्योंकि इतनी ही तो दूरी है ना बीच में। ये ट्रेन पहले ही निकल चुकी है 2 घंटे पहले, उसकी वजह से उसने 2x किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। इसको पाटने के लिए वो रिलेटिव स्पीड से इस वाले डिस्टेंस को कवर करेंगे। इट मीन्स कि भाई रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले रिलेटिव स्पीड देखो, इसकी x मान ली और दूसरे वाले की 75 है, तो टोटल डिस्टेंस उनको कवर कितना करना है, 2x। इसको ही तो कवर करना है जो ए ने एक्स्ट्रा कवर कर लिया। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 75 माइनस एक्स। एक डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाती है। कुल मिला के 4 घंटे में ये कवर हो जाता है। तो इधर ले जाओ इसको, अब ये कितना हो जाएगा,
150 दूनी 300, 4x माइनस 4x, 300 यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे लाके, तो हो जाएगा 300 माइनस 4x। तो ये 300 माइनस 4x हो गया, इधर चला जाएगा 6x हो जाएगा, तो x आ जाएगा नीचे 6, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू आ गई 30 नहीं 50, 6 पंजे 30, 50। x की वैल्यू 50 आ गई, और इसकी क्या पूछी है, सापेक्ष गति। तो रिलेटिव स्पीड होती है, माइनस कर देंगे, इसकी 75 है, इसकी 50 है, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 25। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है, तो 2 घंटे में जितना उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दोनों को अपनी रिलेटिव स्पीड से मिलने के लिए। एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। तो हमने माना ए जो है वो एक्स की स्पीड से चल रही थी, तो इसने 2 घंटे में 2x का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब दोनों को मिलके इस वाले डिस्टेंस को पाटना था, तो इन दोनों की सापेक्ष गति थी 75 माइनस एक्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी, एक की 75 थी, एक की एक्स थी, तो माइनस कर दिया हमने, और ये 4 घंटे में इसको गति इसको सॉरी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, तो बराबर 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 50 आ गई। तो इसकी स्पीड 50 है, इसकी 75 है, दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई 25। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। षटभुज की भुजाओं षटभुज की भुजा 4 है, वर्ग वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा इतनी है। क्षेत्रफल का अनुपात, भाई षटभुज का क्षेत्रफल होता है आई थिंक √3, 3√3 एस स्क्वायर, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, अपॉन 2। अगर नहीं आता ना इससे आंसर तो इसको स्किप करेंगे, बाद में देख लेना आप। इसका होता है ए स्क्वायर, अब पक्का याद नहीं है, बट जहाँ तक है शायद यही होता है। लेट्स सी, इसकी भुजा कितनी है, 4, तो 4 चौक 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 48, 48√3, ये 2 इधर चला जाएगा इनटू में, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, अब यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 64, ये कितना हो गया, 16 3 48, 16 चौका 64, 3√3 रेशियो 4। हो सकता है ये वाला मैंने गलत लिख दिया हो इसका फॉर्मूला, तो इसलिए आंसर गलत आ रहा हो। बाकी एक बार चेक कर लेंगे, मैं भी बाद में चेक करता हूँ षटभुज का एग्जैक्टली क्या है। हम्म। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम जो है वो है एचसीएफ का 56 गुना, 56 गुना ऑफ एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, मतलब एलसीएम प्लस एचटीएफ कितना दे रखा है, 1710, ये दे रखा है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी बतानी है। देखो दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें एलसीएम बराबर 56 एचसीएफ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, एच एलसीएम की जगह, सॉरी एलसीएम बराबर कितना दे रखा है, 56 एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह 56 एचसीएफ रख दो इसकी वैल्यू। ठीक है, एक एचसीएफ यहाँ पे है प्लस एचसीएफ बराबर ये है, तो 56 एचसीएफ, एक एचसीएफ कितना हो गया, 57 एचसीएफ, तो 57 इंटू एचसीएफ बराबर इतना हो गया 1710। यहाँ पे 57 भी है ना, तो ये यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया ये, 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो एचसीएफ आ गया हमारा 30। अगर एचसीएफ 30 आ गया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 इंटू 30, तो हटा देते हैं इसको। एचसीएफ आया हमारा 30, और एलसीएम आ गया हमारा 56 इंटू 30। एक संख्या दे रखी है, आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एचसीएफ 30 है, इंटू एलसीएम कितना है, 30 इंटू 56, 56 गुना है ना एचसीएफ से एलसीएम, बराबर है 240 इंटू बी। बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 240 नीचे आ जाएगा इनके डिवाइड में, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 तिया 21, 210। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको देखो क्या कह रहा है ये, चतुर्भुज एबीसीडी में ये है, तो एक बार चतुर्भुज बना लेते हैं।
क्या बोला इसने, ए बी सी डी है ये, ए बी सी डी। एंगल सी है 72, एंगल डी है 80। ए और बी से समद्विभाजक बाइसेक्टर निकाल दिया यहाँ से, यानी इस एंगल को ये दो बराबर भागों में बांटेगा और इस एंगल को ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ए ओ बी की माप बतानी है, ओ होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू बतानी कितनी है। तो भाई देखो, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये 80 है, ये 72 है, तो 152 ये हो गया। तो इन दोनों का, ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा योग, 360 में से 152 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 802। ठीक है, तो 208 है इन दोनों का योग। अब इन दोनों में से आधी आधी वैल्यू अंदर आ गई है ना, इस पूरे का और इस पूरे का आधा आधा अंदर आ गया, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो आधी वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी आधी वैल्यू इस वाले एंगल की यहाँ आ गई। तो इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों के सम का आधा होगा। तो 101 और 4, 104 हो गया। इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 104। 104 क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। तो इसकी जितनी वैल्यू थी उसका आधा अंदर आ गया, और इसकी जितनी वैल्यू थी उसका आधा अंदर आ गया। तो दोनों का टोटल जो था उसका आधा अंदर आ गया ट्रायंगल में। ठीक है, तो टोटल था 208, उसका आधा अंदर आ गया 104। अब ट्रायंगल के अंदर जो तीनों कोण होते हैं ना, उसका योग होता है 180। तो दो का योग 104 है, तो तीसरे का योग कितना हो जाएगा, 76, तभी तो 180 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप एक टंकी को 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप जो है वो 6 घंटे में भर सकता है, बी पाइप जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने बताया था कि जो खाली करने वाला होता है उसके आगे माइनस लगा दो। तीनों पाइप एक साथ कितनी देर में भर देंगे, एलसीएम लो, इसका कितना आ गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, -2 काम करता है ये 8 तिया 24, ये 6 चौक 24। तो 1 घंटे में ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम बिगाड़ देता है। तो 4 3 7 काम हो रहा है 1 घंटे में, और 2 काम बिगड़ रहा है। तो कुल मिला के 1 घंटे में 5 काम हो पा रहा है, और टोटल काम कितना है, 24। तो कितनी देर में हो पाएगा पूरा काम, 24/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्या कह रहा है, ए से बी तक की यात्रा 36 की स्पीड से 74 मिनट में करता है, और बी से सी तक इतने की स्पीड से इतने मिनट में करता है, औसत गति बतानी है। देखो भाई, औसत गति होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, अपॉन में टोटल टाइम। टाइम इसमें दे रखा है मिनट में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो घंटे में। तो 74/60 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, और दो दूनी 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में। यहाँ पे 14, सॉरी 74 है, यहाँ पे 111 मिनट है। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। इनका रेशियो ले लेते हैं। भाई टाइम का रेशियो ले लो, घंटे में चेंज करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहला टाइम ले रहा है 74, और दूसरा टाइम ले रहा है 111। तो इनका रेशियो लोगे ना तो ये 37 से कट रहा है, क्योंकि मैंने 2 से काटा तो 37 बार जा रहा था, 3 से भी 37 बार जा रहा था। तो 37 दूनी ये होगा, 37 तिया ये होगा। रेशियो से ना आसानी हो जाएगी, अब मिनट या फिर घंटे में नहीं लिखना है इसको। हमने ले लिया पहला टाइम जो है वो 2 रेशियो है, तीसरे का टाइम 3 रेशियो है। ठीक है, तो भाई पहला ए से बी तक 36 की स्पीड से जाता है 2 घंटे में, मतलब 2 यूनिट में। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है वो 36, तो 2 घंटे में कितना चल रहा है 72। 2 यूनिट घंटा मान लिया ना हमने, टाइम टाइम का रेशियो माना ये। प्लस ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 45 की स्पीड से चल रहा है 3 यूनिट घंटे तक। तो ये कितना चल रहा है, 90, 9 4 13, 135। और कुल मिला के टाइम कितना लग रहा है, 3 और 2 5 यूनिट घंटे। तो ये कितना आ गया, 5 और 2 7, 7 3 10, और ऊपर आ गया 2, 1 और 1 2। ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 41.4। देखा, रेशियो से करिए इस सवाल को, क्योंकि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते ना तो बहुत टाइम लग जाता, कैलकुलेशन लंबी हो जाती। तो हमने कहा टाइम ही तो है,
तो टाइम को हमने मिनट मिनट काट दिया, रेशियो ले दिया इसका, मिनट से मिनट कैंसिल, और ये 37 दूनी और तिया, और 2:3, 2 यूनिट घंटे मान लिया पहले का, 3 यूनिट मान लिया दूसरे का। इस तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P1 P2 P3 तीन छात्र हैं, इतने प्रतिशत कम मिले, इतने प्रतिशत अधिक। ये बा ये शायद मैं तीसरी बार देख रहा हूँ इनके मॉक में, तीसरी बार ये सवाल आ रहा है। इसने ये कहा P1 को P2 से इतने प्रतिशत कम अंक मिलते हैं, तो P1 को, और P2 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो P2 से कितने कम मिल रहे हैं, इतने कम, तो P1 को मिल रहे हैं P2 के 37.5%, और 37.5% को आप 3/8 भी लिख सकते हो। तो इससे इसको काटा, नीचे एक और जीरो आ गई, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, P1 की। P2 से इतने प्रतिशत कम है, मतलब P2 का इतना प्रतिशत है। अब इसने ये बोला कि P3 से P1 P3 से 70% अधिक है, तो अगर P3 100% है तो P1 क्या है, 170% है। तो हमने कहा ये 170% है, निकालनी P3 की वैल्यू है, तो 170% से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू, इंटू 100 किया तो 100% की वैल्यू। यहाँ से ये खत्म, और 17 एकम 17, 17 चौका 68, 13 17 अट्ठे 136, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ये गया इससे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 25 75 चौका 300, 30 इधर बचा, 75 150, 30 180, ऑप्शन नंबर सी। ये तीसरी चौथी बार आ रहा है इनके मॉक में। एक्स और वाई ने 6,000 रुपये 5,000 रुपये की एक साझेदारी में प्रवेश किया। एक्स ने 6 महीने बाद निवेश में 25% की वृद्धि की, कुल लाभ इतना हुआ। एक्स और वाई ने निवेश किया, एक्स ने इतना, वाई ने इतना, लेकिन एक्स ने 6 महीने बाद 25% बढ़ा दिया। देखो एक्स और वाई ने 5,000 किया था, तो पूरे साल तक 12 महीने तक इसने 5,000 ही किया, तो कुल मिला के इसने इन्वेस्ट कर दिया 60,000। एक्स ने पहले 6 महीने तो 6,000 किया, तो 6 महीने इसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने में 36,000। उसके बाद इसने 25% बढ़ा दिया, तो 6,000 का 25% कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1,500। 6,000 तो कर ही रहा था, प्लस उसका 15% बढ़ा दिया, तो 7,500 रुपये इन्वेस्ट करा उसने अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 0 0 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 13 40 45, अगले 6 महीने 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और पहले 6 महीने इतने, तो टोटल कितना हो गया इसका, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8। इसने 81,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। 3 0 से 3 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27:20 में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। किसका भाग पूछा है, एक्स का। तो टोटल कितना हो गया, 47 रुपये का इन्वेस्टमेंट, और एक्स को कितना मिल रहा है, 27 रुपये का। 47 में से 27 मिल रहा है, लाभ कितना है, 4700, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 27 की वैल्यू 2700 हो गई। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बैंक 20% लाभांश का भुगतान, लाभांश मतलब डिविडेंड, भुगतान करके किसी व्यक्ति को 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। भाई एक्चुअल वैल्यू थी शेयर की 100 रुपये, उसने पे किया 150 रुपये, और उसको डिविडेंड मिलेगा 20%। डिविडेंड मिलता है एक्चुअल वैल्यू पे, तो 100 रुपये पे 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपये। 20 रुपये उसको डिविडेंड के रूप में हर साल मिलेंगे। उसने कितने पे किए, 150, तो उसके लिए कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितने प्रतिशत होगी, भाई उसको 20 रुपये मिल रहे हैं, उसने पे किए हैं 150 रुपये, तो कितना प्रतिशत हो गया, 0 से 0 खत्म, यहाँ 200 हो गया, इंटू 10 करके ये खत्म, 15 एकम 15, ये 5 गया, 15 3 45, फिर 13.3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हैं। भाई 20% लाभांश मिल रहा है, तो लाभांश मिलता है शेयर की एक्चुअल कीमत पे, तो एक्चुअल कीमत 100 है, तो 100 रुपये पे 20% मतलब 20 रुपये उसको मिलेंगे, बट उसने तो 150 रुपये में खरीदा है ना, तो उसके लिए वो कितना प्रतिशत हुआ, तो 20 रुपये उसको मिल रहे हैं 150 रुपये पे, तो 20 रुपये 150 रुपये पे होते हैं 13%। एक बल्लेबाज पारी में
97 रन बनाता है। इस प्रकार उसका एवरेज 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद औसत बताना है। भाई वो कुछ रन बना रहा था 1 से लेके 14 तक, ठीक है। 15वीं पारी में उसने इतने बना दिए, एवरेज 5 बढ़ गया। मैंने माना कि इसमें भी वो उतने ही रन बना रहा था जितने उसने बनाए होंगे बाकी 14 पारियों में। एवरेज का मतलब है 14 पारियों में, मतलब वो उतने उतने ही बना रहा था जितने उसने पहली पारी में बनाए, दूसरे में, सब में उसने सेम सेम रन बनाए। 15वीं पारी में इतने बनाए कि उसने सबको 5 5 5 5 बांट दिया एक्स्ट्रा। तो उसने एवरेज से कितने एक्स्ट्रा बनाए? उतने एक्स्ट्रा बनाए कि सबको 15 15 बंदों को 5 5, मतलब 15 बंदों को 5 5 5 5 मिल जाए। तो इसने एक्स्ट्रा कितने बनाए? 15 5 75। जो उसकी एवरेज होगी उतने तो उसने बनाए ही बनाए जितने 14 पारियों में एवरेज थी, उतने उसने 15वीं में भी बनाए। बट उसने इतने एक्स्ट्रा बनाए कि सबको 5 5 बांटे जा सके। तो 15 लोगों में 5 5 बटेंगे तो 75 बट जाएंगे। और उसने बनाए टोटल कितने हैं? 97। तो अगर मैं 97 से 75 को घटा दूं कितने बचते हैं? 22। तो 22 उसकी पहले एवरेज थी, तो 22 ही उसने इसमें बनाए होते तो सेम रहती एवरेज। बट उसने 75 अधिक बना दिए, तो सबको 5 5 5 5 मिल गया, इंक्लूडिंग इसको भी। तो अब एवरेज कितनी होगी? 27। अब का एवरेज पूछा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर अपना टीवी इतने रुपए में बेचता है, 30% की हानि होती है। किस दर पर अपना टीवी बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो? इजी क्वेश्चन। भाई इतने रुपए में बेचता है तो 30% की हानि होती है, मतलब ये 70% के बराबर है। 30% का लाभ चाहिए तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 130% की। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 2860 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक मोबाइल खरीदा। अगर उसने इसे 33% की छूट पर खरीदा होता तो उसको इतने रुपए बच जाते उसके। मोबाइल फोन की कीमत क्या है जिस पे उसने खरीदा? देखो भाई, कोई मार्क प्राइस था, उस पर 25% की छूट मिली, उसने खरीद लिया। लेकिन अगर उसको कितने प्रतिशत, 8% और एक्स्ट्रा छूट मिलती, मार्क प्राइस की 8% और एक्स्ट्रा छूट मिलती, तो उसको 6400 रुपये, सॉरी 640 रुपये बच जाते। तो मार्क प्राइस का 8% 640 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर है? 80 के। तो 100% बराबर होगा 8000 के। तो मार्क प्राइस उसका 8000 रुपये है, और उसने खरीदा कितने में है? मार्क प्राइस पे 25% की छूट में। तो इसका 25% हो गया 2000। तो 8000 पे 2000 रुपये की छूट मिली, तो उसने 6000 रुपये में उसको खरीद लिया। ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए ना आप? 25% की छूट मिलती है, खरीद लिया उसने। अगर 33% की छूट मिलती, मतलब 8% और एक्स्ट्रा छूट मिलती, तो वो 640 बचा लेता। मतलब 8% की वैल्यू 640 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 8000 के बराबर है। मार्क प्राइस के 100% की वैल्यू आई है। फिर उसने 25% का डिस्काउंट दिया, तो 6000 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है। 20 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 20 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिन लेते हैं। भाई 20 लोग हैं, 20 पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और कुल कितने दिन तक काम करते हैं? 15 दिन तक। तो टोटल काम ये हो गया। समान कार्य है, मतलब यही काम करना है 4 दिनों में। 60 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करेंगे? 60 व्यक्ति हैं, और इनटू कितने घंटे काम करेंगे? HR काम करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ P है, यहाँ से P कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। 6 चौक 24, 24 को इसके नीचे ला के रखो। 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो दूनी 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो H की वैल्यू आ गई 10। इनको 10 घंटे काम करना पड़ेगा डेली, सेम काम को कंप्लीट करने के लिए। ये क्या कह रहा है? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20 10% की छूट देता है, क्रमिक, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। उसको 500 रुपए वाली वस्तु किस कीमत पर पड़ेगी? तो 20 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है? x+y माइनस x×y/100। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 200/100 मतलब 2। तो 28% की छूट मिलेगी। अगर 28% की छूट है
तो एक्चुअल में वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 72% के बराबर। तो 500 का 72% कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 10 200, तो सॉरी 360। समझ पाए ना आप? नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए। 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस स्पीड से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करता है और इतने की स्पीड से विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी रेलगाड़ी? भाई रेलगाड़ी की कोई लेंथ है, ये लेंथ है कितनी? 225, और उसकी स्पीड ये है। एक व्यक्ति इंजन से शुरू करता है यहाँ से, और विपरीत दिशा में रेलगाड़ी इधर चल रही है तो ये व्यक्ति इधर चलता है, विपरीत दिशा में चलता है, और उसकी स्पीड है 17। हमने देखा है कि भाई ये आदमी इधर चलेगा, तो ये रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा? उतना ही समय लेगा जितना रेलगाड़ी की लेंथ है, और रेलगाड़ी भी चल रही है और ये व्यक्ति भी चल रहा है, तो सक्सेसिव कह रहा हूँ, उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं तो जुड़ जाएंगी इनकी स्पीड्स। समझ रहे हैं ना आप? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड्स जुड़ जाएंगी। और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 225। समय बताना, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड इसकी आदमी की 17 है और रेलगाड़ी की 145 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? ये आ गई आपकी 45, 5, 50, 60, 162 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो बड़े से छोटे पे 5/18, 18 निम्मा 162, 9 पंजे 45, तो 45 की स्पीड से ये कवर करना है 225 डिस्टेंस। कितनी देर में कवर हो जाएगा? 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, तो ये 5 सेकंड में कवर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम जाता हुआ। 100 - 9 का मतलब इंटू, इसको करिए 4×3 = 12, 12 12 और 17 कितना हो गया? 20, 29, 29 में 5, 29 में से 25 गए, कितने बचे? 5 4, और ये कितना था? 9×4 = 36, 100 में से 36 गया, 9×4 = 36, 100 में से 36 गया तो बचेगा 64, 4 40, हाँ 64, ऑप्शन नंबर 64 वाला आंसर। स्कूटर की कीमत इतने रुपए है, 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है, 2 वर्ष के बाद कीमत बतानी है। चलो भाई बेसिक से ही कर दो। इसकी कीमत इतनी है, 10% हर साल कम हो जाती है, तो ये अगले साल 90% बची, फिर अगले साल 90% बची। ठीक है, तो अब कितनी कीमत हो गई? ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 9 में 81, 81 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8, यूनिट डिजिट 4 है क्या? 2 में है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो। 8×4 = 32, 8×8 = 64, 65 × 6 = 67, 67, 4 8 2 10, 7 और 1 8, 6804, 6804, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हमारा, जीएस पे चलते हैं, चलिए। याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, इतने दिनों के लिए मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, आगे देखेंगे, है ना? मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए इसको। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के विशिष्ट स्थान को डैश कहा जाता है? किसी जीव के विशिष्ट स्थान को, खड़ी फसल नहीं, बायोमास तो उसका बाहर होता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता तो वो व्यक्ति खुद होता है, जीव खुद होता है। पौष्टिक आहार, पौष्टिकता कहा जाता है उसको। किसी जीव के विशिष्ट स्थान को उसका पौष्टिक स्तर कहा जाता है, पौष्टिकता। इतने बजट के अनुसार एनबीएफसी की पात्रता को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत चूककर्ता उधारकर्ताओं ने ऋणों की वसूली को आसान बनाने के लिए घटाकर इतने रुपए की परिसंपत्ति का आकार दिया है। एनबीएफसी की पात्रता, सरफेसी अधिनियम बेसिकली एक्ट है ये किससे रिलेटेड? जो ऋण वगैरह की वसूली की जाती है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह वो सब चीजें, तो इसको कितना किया गया था? मैंने पढ़ा था पूरा डिटेल में इसको, बट काफी टाइम हो गया। ये आई थिंक 75 या 100 करोड़ था। आई थिंक शायद 100 करोड़ था, आई थिंक, श्योर नहीं हूं मैं, देख लेंगे आगे, है ना? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व का क्लाइव ने किया था नेतृत्व। वायु की गति को मापने के लिए उपकरण होता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। किस संविधान संशोधन में सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था? मतलब यूनियन लिस्ट में एक टॉपिक जोड़ा था सेवाओं पर कर, कौन से अमेंडमेंट से? ये भी यार मैंने क्वेश्चन देखा है, पीवाईक्यू में आया है, बट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बाद में देखते हैं इसको।
कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 बुनियादी खाद्य समूह में से एक नहीं है? दूध, मांस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दाल, फली, वसा, शर्करा। ये PYQ का ही है। ये आई थिंक इसका है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका लॉजिक ये था शायद कि इन तीनों चीज़ों में ऑलरेडी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिक्स मिक्स होते हैं, मतलब तो अलग से इसको उन्होंने शामिल नहीं किया क्योंकि इन तीनों में ऑलरेडी होते हैं। नेक्स्ट, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जतिन गोस्वामी? आई डोंट नो। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है सबसे अधिक केरल की। विद्युत आवेश की SI यूनिट होती है कुलॉम। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का अवधि, ट्रेजरी बिल, ये जिसने UPSC की तैयारी की है उसको पता होगा इकोनॉमिक्स में। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये होती है ट्रेजरी बिल जो RBI जारी करता है ना, उसकी अवधियां। ABC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हमें नहीं पता भाई। किस स्थान पर आप जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बड़े बांध बना सकते हैं? ऊंचे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि नीचे से पानी गिरेगा तभी तो टरबाइन घूमेगा ना। वनस्पति तेल को बनाने के लिए कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। जैन धर्म के अंतिम और देश तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, अंतिम। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के शांगराओ शहर में बिलियर्ड्स संग्रहालय, विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसके बारे में नहीं पता। बाकी फेमस बिलियर्ड्स खिलाड़ी तो शायद पंकज आडवाणी ही है, तो इस पे रिस्क लेंगे। इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। 2024 में भारत शक्ति त्रिसेवा लाइव फायर और युद्ध अभ्यास कहाँ अभ्यास हुआ है भाई? ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली में तो आई थिंक नहीं हुआ होगा युद्ध अभ्यास। पोखरण जैसी जगह पे हो सकता है, बाकी आई एम नॉट श्योर, तुक्का मार रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिक के नाम 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मानते थे एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया है? ये न्यूज़ में रहा था काफी, मैंने देखा था। ये थे आई थिंक जयंत मूर्ति, इनके नाम पे उसका जो क्षुद्र ग्रह था उसका रखा गया था, जयंत मूर्ति थे। यस, आई एम श्योर, इसमें श्योर हूं मैं। कौन सा बांध कृष्णा नदी पे है? कृष्णा अर्जुन को उपदेश देते हैं ना भाई, नागार्जुन सागर। और हमारी PYQ की सीरीज में है ये, ऑलरेडी वीडियोस है भाई। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। हिंदी को देखते हैं जल्दी से। शुद्ध वाक्य, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख नहीं। मोर का पंख, मोरों के पंख ओनी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। आवेदन लिखते समय शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों के उपयोग, प्रयोग, संयोग। शब्दों के प्रयोग में, इनने अपना घर देखा है, अशुद्ध क्या है? इनने। हम्म, वाक्य का वह भाग जिसे ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएं लेकिन मेहनत करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। ग्रह नक्षत्र, ये तो घर वाला ग्रह हो गया। ग्रह में ये वाली नीचे से र निकलता है, ये गलत है। मानव संसाधन के विकास का मूल ज्ञान है, प्राथमिक शिक्षा शिक्षा है आई थिंक। क्रेता का विलोम विक्रेता। हम्म अशुद्ध वर्तनी का सुलोचना, नारी, गोपिनी, भुजंगी। ये तो आई थिंक हमने मॉक लगाया था, उसमें ही किसी में आया हुआ था। इसका था गोपिनी, क्योंकि गोप का गोपी होता है, गोपिनी नहीं होता। ठीक है जी। आगे डैश पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई। अंगूठा दिखाना मतलब समय पड़ने पर मना कर देना। नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद नहीं करना। उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, ये ठीक है। प्रेम कस्य को उपकार नहीं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मस्तिष्क। उसे इस अशांति के पल को जीना है, प्रस्थापित करने के लिए। प्रस्थापित मतलब इसके जैसा कौन सा शब्द है? अशांति मतलब बेचैनी, उदास, उपहार नहीं। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। क्या त्रुटि है भाई इसमें? मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, मांगना नहीं, मांगनी। 3 वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी। सेना का पर्यायवाची होता है भाई कटक। विदेश में रहने वाले बच्चे जो अपने परिवार के साथ मातृभाषा में डैश करते हैं, काम गया, बात करते हैं, बाहर दूसरी भाषा बोलते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। शोधकर्ताओं ने डैश में पाया, शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि जो बच्चे स्कूल में अलग डैश बोलते हैं, अलग
आवाज, बातें, भाषा, भाषा बोलते हैं और परिवार वालों के साथ घर में अलग भाषा का उपयोग करते हैं। वे बुद्धिमान, ये आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने से बेहतर डैश मिलते हैं, बेहतर परिणाम मिलते हैं। चलिए भाई, खत्म हो गया पेपर। देखें क्या चीज हमने स्किप की थी जीके में, उसमें तुक्के मारते हैं। याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? पता नहीं है, तुक्का मार रहे हैं 3 का, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। ऐसे ही बस, हमें पता है ना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा कुछ है नहीं। 1/8 है, तो तुक्के लगाने हैं भाई। सेवाओं पर कर नामक संघ सूची एक नया विषय जोड़ा है। ये पीवाईक्यू में देखा तो था मैंने, बट ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। शायद 88 या 78 में से था कुछ। 78 लगा देते हैं, बाकी तुक्का है, प्योर तुक्का है। जतिन गोस्वामी जी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिले? जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। नाम तो भाई जतिन लग रहा है। आसपास के हों क्या पता, कथक के हों क्या पता। बाकी आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मतलब ये तो तुक्का ही है, श्योर तो क्या ही। क्वेश्चन नंबर 12, एबीसी के अध्यक्ष, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के बारे में सुना तो है नहीं, स्किप ही कर देते हैं। बेफिजुल में ज्यादा तुक्के नहीं मारने, ठीक है। चलिए, ये था आज का, देखते हैं क्या रहा स्कोर। स्कोर हमारा रहा है 151.25, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए, और शायद वो 3 क्वेश्चन जीके के ही हैं जिसमें हमने एंड में तुक्का मारा, एक भी तुक्का सही नहीं गया आई थिंक। हो सकता है उनमें से एक आधा सही हो गया, और इंग्लिश, ओ सॉरी, हिंदी या फिर मैथ वगैरह में से एक आधा सिली मिस्टेक हो गई हो। बाकी चांसेस ज़्यादा हैं कि जीएस के ही गलत होंगे। हिंदी तो बहुत इजी थी, और मैथ रीजनिंग में थे एक दो थोड़े से लेंदी सवाल। बाकी तो ठीक है, अच्छा है स्कोर। आप भी मॉक लगाइएगा, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा, और आपके जो भी मार्क्स रहे होंगे उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मॉक। आप भी मॉक लगाते रहिए बढ़िया से, और जितने भी अभी जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब कुछ 1-2 दिनों में ही है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम शुरू है, तो वो सभी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस, स्पेशली जीके, उसके सॉरी रीजनिंग के और मैथ्स के सॉल्यूशंस ज़रूर देख के जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके सॉल्यूशंस किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, छोटा छोटा तरीका, उन सब के सॉल्यूशंस आप मॉक टेस्ट के ज़रूर देख के जाएं एग्जाम से पहले, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये था आज हमारी तरफ से इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा, सॉल्यूशंस पूरे देखें, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।